हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये पूरा वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। और अगर ये कंसंट्रेशन टर्म्स आप सभी नहीं समझ के रखोगे तो इस चैप्टर का कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं? तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, सबसे पहला है मास परसेंटेज, जिसको कि हम W/W भी लिखते हैं, और दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं V/V से। थर्ड में है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो कि होगा W/V, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर है मोल फ्रैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, मोलरिटी, फिर है मोलेलिटी, है ना। इतने सारे हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने होते हैं, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 6। और ये तीनों ना, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें हमको मतलब समझना है। इसका बस आंसर निकालना काफ़ी नहीं है। जैसे अगर हम ये मास परसेंटेज का आंसर निकालते हैं 10% मान लेते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? जब तक ये मतलब नहीं समझोगे ना, तब तक आप मतलब ये सभी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग नहीं सोल्व कर पाओगे। तो ये तीनों से ही हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका आंसर निकाल करके फिर इसका मतलब समझने में ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसका यूज करके फिर इसमें ये तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मास परसेंटेज से। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं अगर आपको किसी व्यक्ति को ये आंकना हो कि वो बहुत भारी है या फिर हल्का है, तो कैसे मालूम करोगे? उसका वजन से, ठीक है। हमें अगर वजन बता दिया जाए तो हम जान जाएंगे कि वो व्यक्ति भारी है कि हल्का है, ठीक। सिमिलरली अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट अपने अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। जैसे एक गिलास में मान लेते हैं 5 चम्मच चीनी डाला गया और एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डाला गया, तो दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? कैसे चेक करेंगे? मतलब जिसमें 5 चम्मच चीनी डाले हैं वही होगा, लेकिन उसको पी के देखना पड़ेगा, ठीक है, टेस्ट से। लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उन्हीं वैल्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सभी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देंगे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उनके अमाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, हम किसी भी कंपोनेंट का अगर मास परसेंटेज निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? तो ऊपर में लिखते हैं मास किसका, दैट कंपोनेंट जिसका भी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है, और नीचे रखते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये एक फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका क्वेश्चन से ही समझने का कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहाँ पर बोला गया 22 ग्राम बेंजीन को हम लोग डिजोल्व किए हैं किसमें? 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। मतलब ये जो 22 ग्राम है वो मास ऑफ बेंजीन है ना। मास ऑफ बेंजीन ये कितना गिवन है? ये है 22 ग्राम। और ये 122 ग्राम किसका मास है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहाँ पर मास ऑफ CCl4 ये कितना दिया? 122 ग्राम, है ना, 122 ग्राम। अब ये दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 144 ग्राम। अब यहाँ पर हमें अगर बेंजीन का मास परसेंटेज चाहिए, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर में क्या लिखेंगे? तो जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज चाहिए उसका मास को ऊपर रखते हैं, मतलब बेंजीन का मास को ऊपर रखेंगे 22 ग्राम, और नीचे में क्या रखते हैं स्टूडेंट? तो नीचे में रहता है टोटल मास, सॉल्यूशन का टोटल मास। तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है? 144 ग्राम। तो यहाँ पर 144 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। अब अगर इसको आप सोल्व करो तो 2 7 जा 2 2 जा,
ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, ये आएगा 15.3 समथिंग परसेंट, ठीक है, 15.3 समथिंग परसेंट। चलिए मान के चलते हैं यही आंसर है। तो अगर 15.3% इसका मास परसेंटेज आया, इसका क्या मतलब हुआ, यही मतलब हमको समझना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका मतलब समझना ही है, ठीक है। तो ये जो 15.3% आया है, इसका मतलब हुआ कि 15.3 ग्राम क्या है, बेंजीन है। किसमें, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब टोटल मास जो था सॉल्यूशन का वो था 100 ग्राम, उसमें से 15.3 ग्राम क्या है, बेंजीन, और बाकी जो बच गया 100 में से अगर 15.3 माइनस करके जो भी मास बच गया वो क्या होगा, तो वो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसका मतलब हुआ। जैसे इसको और भी अदर एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हो 10% W/W, ये होना जरूरी है क्योंकि W/W यानी कि मास परसेंटेज है ना, तब हम लोग ये डिकोड कर पा रहे हैं। तो 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज है, मान लेते हैं C6H12O6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टोटल सॉल्यूशन का मास कितना था, 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। और बाकी का कितना ग्राम बच गया, 100 में से 10 ग्राम तो ग्लूकोज है ना, तो बाकी का जो 90 ग्राम होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। अगर वाटर में डिजोल्व किए हैं तो ठीक है, अगर कुछ भी ना बोला जाए तो हम लोग वाटर ही लेंगे। जैसे यहाँ पर तो बता दिया गया है ना कि बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 15.3 ग्राम बेंजीन है, बाकी का जो बच गया 100 में से वो किसका मास होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास होगा, ठीक है। तो ये था मास परसेंटेज का मतलब। सिमिलरली हम लोग अगर इसमें वॉल्यूम परसेंटेज समझना हो तो हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मास परसेंटेज ना दे करके कहा जाता 10% V/V, है ना, 10% V/V ग्लूकोज, तो इसका क्या मतलब हुआ, ग्राम नहीं, अभी तो वॉल्यूम है ना, तो हम ये कहेंगे कि 10 ml ग्लूकोज डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, मतलब कि बाकी का जो 90 ml बच जाएगा वो किसका वॉल्यूम होगा, वाटर का वॉल्यूम होगा। सिंपल, अगर वॉल्यूम परसेंटेज है तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम बोलेंगे, टोटल ले लेंगे 100 ग्राम अगर मास परसेंटेज हो, और 100 ml अगर वॉल्यूम परसेंटेज हो, ठीक है। अब यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख रहे हो आप लोग, मतलब कि टोटल 100 ml में से कितना ग्राम घुला हुआ है कोई कंपोनेंट, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर यहाँ पर 10% V/V ना हो करके रहता 10% W/V, किसका, ग्लूकोज का, तो इससे हम लोग ये समझते, नीचे वॉल्यूम है ना, तो टोटल 100 ml ले लेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसमें से 10 ग्राम क्या होगा, 10 ग्राम होगा ग्लूकोज, ठीक। ये तीनों का मतलब समझना था। तो हमने अभी मास बाई मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज समझा, ठीक है। इसी तरह से अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या था, मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन जानने से पहले हमें मोल के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। जो मोल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोल निकालना ही है, क्योंकि मोल निकालोगे तब आप मोल फ्रैक्शन समझ सकते हो, मोलरिटी समझ सकते हो, मोलेलिटी समझ सकते हो, ठीक है। और उस पर इंक्लूड कर दिया जाएगा मास परसेंटेज को, जिसको भी हमने डिकोड करना सीखा। और अभी बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो। तो हम पहले मोल निकालना सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर मोलर मास का बात करें तो बहुत सारे मोलर मास आप लोगों को याद करना पड़ेगा ताकि सवाल आसान हो। तो H2O का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, और बहुत सारे मतलब फेमस जो है उसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि और अभी आते जाएगा H2SO4, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, ये होता है 98 ग्राम पर मोल। और भी ज़रूरत होते जाएगा तो उसको हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो हमें मोल मालूम करना है, अगर 180 ग्राम वाटर है तो कितना मोल होगा। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में रखते हैं गिवन मास, यानी कि गिवन मास कितना है 180 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है वाटर का, तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था,
पर मोल ऊपर चला गया, तो कैंसिल होकर n का वैल्यू कितना आएगा, तो n का वैल्यू आएगा 10 मोल, ठीक है 10 मोल। तो इस तरह से हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे दिया हो 980 ग्राम H2SO4 तो कितना मोल होगा, तो मोल कैसे निकालते हैं, ऊपर में रखते हैं गिवन मास, ऊपर में रखते हैं गिवन मास और नीचे में रखते हैं मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 980 और मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो होता है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया और अगर इसको आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, सिमिलरली 10 मोल। तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, मोल पता करते हैं। तो आप लोग क्या करो ना, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि अगर जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का वेट दिया, मतलब मास गिवन है ना, तो हम उसका मोल पता कर सकते हैं। तो अब से जब भी ये मिले तो आपको ये मोल दिखना चाहिए। तो ऐसा होता है कि सवाल पढ़ते पढ़ते ही आधा सोल्व हो जाता है, ठीक है। जब भी आपको मास परसेंटेज दिखे, जैसे 20% वेट बाय वेट और बगल में दिया है NaCl, ठीक, इसको कैसे डिकोड करेंगे, तो वेट बाय वेट है मतलब 20 ग्राम क्या होगा NaCl, जो कि डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब जो 20 ग्राम नमक है तो बाकी का जो 80 ग्राम होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, तब ना दोनों को मिला के 100 ग्राम सॉल्यूशन बना, ठीक है। ये डिकोड करना चाहिए। तो अब से जब भी ऐसा मास दिखे हम लोग उसको मोल निकाल सकते हैं, मोल ही समझेंगे, और जब भी ये मास परसेंटेज दिखे तो उसको डिकोड करके हम लोग ऐसा मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वो कोई दो सब्सटेंस को मिला करके बना रहे हैं, A और B को मिला करके हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर जो Na है इसको हम मान लेते हैं क्या, मोल, किसका मोल, A का, तो मोल ऑफ A। और ये जो Nb है इसको मान लेते हैं मोल ऑफ B। हमने अभी सीखा कि मोल कैसे निकालते हैं। और साथ में ये जो XA है इसको क्या पढ़ते हैं, ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, है ना। तो ये जो XA है इसको हम लोग कैसे, मतलब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो जिस भी एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल को रखते हैं ऊपर और टोटल मोल को लिख देते हैं जोड़ करके नीचे, ठीक। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा मोल फ्रैक्शन किसका, A का। सिमिलरली ये जो XB है वो क्या है, तो सपोज करें कि ये मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। देन हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जिस भी एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए उस एलिमेंट या फिर कंपाउंड का मोल को हम लोग ऊपर रखेंगे और नीचे में टोटल मोल, यानी कि A का भी मोल को और B के भी मोल को ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि ये जो मोल फ्रैक्शन A का है और ये जो मोल फ्रैक्शन 2 का है, सॉरी B का है, इन दोनों का अगर आप लोग ऐड करोगे ना, जैसे A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन, इनको ऐड करोगे तो A का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो जिस भी एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे में टोटल मोल रखते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर XB मतलब एलिमेंट B का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ऊपर में होगा NB और नीचे में होगा Na प्लस NB। अब अगर इसको आप लोग ऐड करोगे तो 1 होगा, ठीक। तो इससे क्या पता चला कि मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन को जोड़ करके हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी तो हमने 2 कंपोनेंट लिया A और B, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं कि 2 एलिमेंट से ही हम लोग सॉल्यूशन बनाएं। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें बहुत सारे एलिमेंट को मिला करके सॉल्यूशन बनाया। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैसे इसको कंपोनेंट कहने से ज़्यादा अच्छा होगा। 5 है, 6 है, 7 है, बहुत सारे एलिमेंट को। तो अगर
हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 1 पहला वाला एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन, दूसरा वाला एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन, तीसरा वाला एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन और जितने भी एलिमेंट है सभी का मोल फ्रैक्शन को मान लेते हैं इसमें n एलिमेंट को मिला करके हमने ये मिक्सचर सॉल्यूशन बनाया। तो उन सभी के मोल फ्रैक्शन को आप लोग ऐड करोगे ना तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग सिग्मा के नोटेशन में भी लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट रूप में। इसका मतलब होता है ऐड करना। एक बार 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसा करते करते n टाइम्स गया है। तो यहाँ पे हम i लिखेंगे, जहाँ पर i को कहाँ से कहाँ तक दौड़ा देते हैं, 1 से लेकर के n तक दौड़ा देते हैं। मतलब कि एक बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, और सिग्मा का मतलब तो प्लस होता है। तो इन सभी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये जनरल हो गया। ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स को मिला करके सॉल्यूशन अगर हमने बनाया तो ये हमेशा फॉलो होगा। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे मान लेते हैं a का मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं, तो b का फॉर्मूला में पुट करके नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करके तो 1 होता ही है ना। तो अगर xa हमें मालूम चल ही गया तो xb भी मालूम कर लेंगे 1 में से माइनस करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको फिर CBSE का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है और ये NCERT का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो तो हमें क्या बोला, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ये मोल फ्रैक्शन चाहिए। और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में किसका मोल रखना है, बेंजीन का, और नीचे में किसका मोल रखना है, तो दोनों का। दोनों मतलब कौन, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है और एक बेंजीन है। तो बेंजीन का मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल। अब दिक्कत यह है कि मोल तो पता नहीं है ना, तो मोल पता करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो आप लोग 30% बाई मास दिया है। किसका मास, ये मास परसेंटेज किसका है, बेंजीन का है। तो 30% W/W हमको दिया है। यहाँ पे W/W नहीं लिखा, बाई मास बोल दिया, तो वो W/W ही है। ठीक है, तो 30% W/W बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ 30 ग्राम क्या होगा, बेंजीन होगा। बाकी का जो 70 ग्राम, क्योंकि टोटल 100 होता है ना, तो बाकी का जो 70 ग्राम होगा वो क्या होगा, वो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अभी हमने देखा कि मास दिया होने का मतलब हम लोगों को मोल पता है। तो हम यहाँ पर मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में रखते हैं गिवन मास, और गिवन मास कितना है, 30 ग्राम। मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, तो मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, 6 कार्बन है तो 6 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है यानी कि 6, तो 72 + 6 78 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 78 मोल। ठीक है, ये हमको मिल गया किसका मोल, बेंजीन का। सिमिलरली अगर आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल निकालना चाहो तो NCCl4 ये कितना होगा, तो ऊपर में रखते हैं गिवन मास जो कि है 70, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका जो मोलर मास होता है वो निकालना पड़ेगा। तो कार्बन है यानी कि 12, और क्लोरीन का जो मोलर मास होता है वो होता है 35.5। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 54 ग्राम पर मोल, है ना। ये मोल निकला किसका, CCl4 का। अब हमें क्या मालूम करना है, तो हमें मालूम करना है मोल फ्रैक्शन। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा किसका, बेंजीन का, C6H6। तो डेफिनेशन क्या था, ऊपर में किसका मोल रखेंगे, ऊपर में मोल रखेंगे बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल कितना है, तो ये है 30/70 78, और नीचे में दोनों मोल को ऐड करके लिखेंगे यानी कि 30/78 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल कितना है, 70/144। और आई होप आपको ये सोल्व करना आता हो, है ना। LCM का जोड़ घटाव ही तो है, बचपन वाला मैथ से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक, क्योंकि अगर ये सबको सोल्व करने में भी लग जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू तो कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका मोल निकला, सॉरी ये किसका मोल फ्रैक्शन निकला, बेंजीन का। अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है CCl4 का, तो बस क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है इसका जो भी आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए इसका जो मोल फ्रैक्शन आया वो x आया, सबको सोल्व करके मान लेते हैं x आया, तो 1 में से x को माइनस करेंगे, तो जो भी मोल फ्रैक्शन बनेगा वो किसका होगा, CCl4 का। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो मास परसेंटेज है उसको कैसे यूज कराता है।
इसीलिए उसका मतलब समझना जरूरी है। तो जो मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज था, उसका इसी तरह से बीच में यूज हो जाएगा। तो उसका वही काम है। तो तीनों के लिए आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मत करना, उसका बस ये जो वैल्यूज़ का जो मतलब होता है ना वो समझ लो, बाकी तीनों का तीनों हो जाएगा। जैसे कि मोल फ्रैक्शन का था ना एग्जाम्पल। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मोलरिटी। तो जो मोलरिटी का डेफिनेशन होता है वो होता है, ऊपर में हम रखते हैं मोल, किसका मोल? मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे में रखते हैं हम वॉल्यूम, ध्यान देना है यहाँ पर, और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, और वो भी किस में? लीटर में। ठीक, तो ऊपर में रखते हैं सोल्यूट का मोल और नीचे रखते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सबसे पहला तो अगर इसका आप एसआई यूनिट देखोगे, है ना, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा? तो ऊपर में मोल है तो उसका तो यूनिट मोल होगा, और नीचे में क्या है? वॉल्यूम, जो कि लीटर में हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसको ही क्या लिख सकते हैं हम? मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को ही हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे इस पूरे को। या तो मोल पर लीटर लिखो यूनिट तब भी ठीक, एम लिखोगे तब भी ठीक। और इसको क्या पढ़ते हैं? मोलर। ठीक है, इसको मोलर पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आंसर आया है 30 मोल पर लीटर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 एम, यानी कि 30 मोलर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूनिट आप स्किप करोगे तो मार्क्स कटेगा। तो यह है क्वेश्चन नेक्स्ट मोलरिटी से रिलेटेड, और यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोलरिटी किसका? एक सॉल्यूशन का, जिस पे 5 ग्राम हम NaOH मिलाए हैं। अब देखो, ये देख के क्या दिख रहा? मोल दिख रहा, डायरेक्ट है ना। हम लोग डायरेक्ट मोल पता कर सकते हैं किसका? NaOH का। तो NaOH का मोल क्या होगा? तो मोल का फॉर्मूला आता है गिवन मास, जो कि है 5 ग्राम, और NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/8, दैट इज 0.125। तो ये मोल निकल गया, टेंशन ख़त्म मोल निकालने का। ठीक, तो ये हमको गिवन था, ये मास गिवन था, लेकिन हम लोग इसको डिकोड करके पता कर लिए मोल गिवन है। सिमिलरली यहाँ पर देखो आप सभी, तो 450 ml क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी कि हमें और एक चीज़ गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना गिवन है? 450 ml। लेकिन आप लोग देखो, तो अगर हमें मोलरिटी पता करना है तो मोल तो पता चल गया, लेकिन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है उसको लीटर में रखना है। तो लीटर में कैसे बदलेंगे? 1000 से डिवाइड करके, तो ये ml ना रहेगा, अब ये लीटर बन जाएगा। ठीक, तो सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.45 L, लीटर में आ गया। अब हम ये मोलरिटी पता कर सकते हैं। तो मोलरिटी क्या होगा? तो ऊपर में रखते हैं मोल, जो कि है 0.125, और नीचे में है वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, यानी कि 0.45, और यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम मोलर भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगर इसको सोल्व करो तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका लगभग आंसर आता है 0.278 मोलर। या तो मोल पर लीटर लिखें चाहे एम लिखें, दोनों ठीक है। फिर से यहाँ पे भी इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो सॉल्यूशन था जिस पे 5 ग्राम हम मिलाए थे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम 450 ml सॉल्यूशन में हम ये 5 ग्राम मिला करके बनाए थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर जब भी ये मोलरिटी का आंसर रहे, उससे आप लोग ये समझोगे कि जैसे अभी यहाँ पर 0.278 मोलर आया है, तो इसका मतलब हुआ 0.278 मोल NaOH डिजॉल्व है, यानी कि डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 1000 ml सॉल्यूशन में। मतलब अगर टोटल 1000 ml यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो उसमें से जितना भी आंसर आता है उतना मोल सोल्यूट, या फिर जिस भी यहाँ पर सोल्यूट जो भी रहेगा वो घुला हुआ है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मोलरिटी इतना ना करके आता 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन,
3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि 3 मोल NaCl डिजॉल्व्ड है, किसमें डिजॉल्व्ड है, तो डिजॉल्व्ड इन 1000 ml कह लो या फिर इसको कह लो 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो टोटल अगर मान लेते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें से 3 मोल क्या होगा, NaCl होगा। ये मतलब होता है मोलरिटी का, क्योंकि फिर से हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा। बीच एक्चुअली में होता क्या है ना कि जैसे अगर आपको किसी को वेट बताना या फिर आपका घर से आपकी स्कूल का दूरी बताना हो, तो आप उसको तरह तरह से बता सकते हो। आप बोलोगे कि 5 किलोमीटर है, या फिर उसी को कह दो 5000 मीटर है, बात तो सेम है। इसी तरह से जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, उसको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपने देखा भी कुछ देर पहले कि मास परसेंटेज दिया था, उसको हम मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हर एक का मतलब जानना होगा। ठीक, जैसे 3 मोलर का मतलब क्या, W/W जो मास परसेंटेज दिया हुआ है उसका मतलब क्या। ठीक है, तो ये था मोलरिटी। और भी इसमें मोलरिटी में थोड़ा सा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 एंड सॉल्यूशन 3, और इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, 5 ग्राम कोई सब्सटेंस डाल रहा हूँ। मान लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl कितना डाल रहे हैं, 5 ग्राम। इसमें भी NaCl कितना है, 5 ग्राम, और इसमें भी NaCl कितना है, 5 ग्राम। ठीक, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, थोड़ा सा पानी इस पर मैं कम डाला हूँ, मान लेते हैं 100 ml का। इस पर हम वाटर डिजोल्व किए, मतलब वाटर इसमें ऐड किए हैं। इस पर 200 ml और इस पर मान लेते हैं 300 ml। यहाँ से देख के बताओ आप लोग कि इसमें क्या सेम रहेगा। देख रहे हो 5 ग्राम ही है NaCl, तो जो सोल्यूट का मोल होगा वो तो सेम होगा ना। जैसे मोल कैसे निकालते हैं, अभी आपने देखा, मोल निकालते हैं, ऊपर में रखते हैं गिवन मास और नीचे में रखते हैं मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना है, 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम। ठीक, मोलर मास कितना होता है, NaCl का मोलर मास होता है 58.5, सब में नीचे रखोगे 58.5। तो जो भी सोल्व करके आएगा वो मोल तीनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब वॉल्यूम देख रहे हो, इसका वॉल्यूम अलग है। इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं V1, इसका वॉल्यूम है V2 जो कि है 200, और इसका वॉल्यूम कितना है, V3। अलग अलग है वॉल्यूम। अब मोलरिटी का फॉर्मूला में देखो तो ऊपर में मोल रखते हैं, ठीक है, वो तो नहीं बदल रहा, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, तो मोलरिटी अलग अलग होगा। इसका मोलरिटी को मान लेते हैं M1, M2, M3। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि मोल सेम रहे, वॉल्यूम अलग अलग रहे, तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं। M1 V1, M2 V2, M3 V3, ये तीनों का तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा।